नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 27 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हाल ही में किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिसका उद्देश्य 2035 तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को भारत के लोगों तक पहुंचाना है। चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की। देखा जाए तो वर्तमान में भारत में कई हॉट एयर बलून राइड्स हैं, लेकिन यह पहली हॉट एयर बलून सफारी है। ये सफारी है भारत की पहली। इसके साथ ही इस सेवा को राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में भी लॉन्च किया जाएगा। यह बाघ अभ्यारण्य यानी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है और ये अपने सदाबहार साल के वृक्षों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश की स्थिति पर एक दृष्टि डालें तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जो मध्य भारत में स्थित है। इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इस दिन यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगती है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मानचित्र पर भोपाल और मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो भोपाल यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और इसके चारों तरफ जो स्टेट्स हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 में एक नया राज्य बना। किससे? मध्य प्रदेश से अलग होगा। मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके इसे बनाया गया। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी और इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकर्ण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम आयन अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। मणिकर्ण भारत की तीसरी सबसे बड़ी पावर ट्रेडिंग कंपनी है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और ये भारत में नहीं पाया जाता है। भारत 2030 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 30% तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को निर्धारित किया है और उसके लिए लिथियम आयन बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यक है। इसीलिए गुजरात में लिथियम की रिफाइनरी को स्थापित किया जा रहा है और भारत लिथियम आयन बैटरी बनाने में आवश्यक सभी लिथियम का आयात करता है। इसके साथ ही अप्रैल 2019 में भारत ने बोलीविया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत बोलीविया भारत को लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति करेगा। बोलीविया के पास दुनिया का 1/4 लिथियम भंडार है। इसी प्रकार अगर देखें तो दुनिया के शीर्ष लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे। ये मुख्य रूप से शीर्ष देश है जो लिथियम का उत्पादन करते हैं और इसके साथ ही पुर्तगाल भी इस श्रेणी में आता है। वहीं गुजरात की स्थिति देखें तो गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से यह उत्तर पूर्व में इसकी सीमा लगती है और महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार देखें तो अरब सागर इसके
पश्चिम दक्षिण में दक्षिण पश्चिम में सीमा पर बनाता है और इसकी दक्षिणी सीमा दादर एवं नागर हवेली से लगती है। इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ विजय रूपानी हैं अभी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो मानचित्र पर गुजरात पश्चिम में, भारत के पश्चिम में स्थित है और गांधीनगर इसकी राजधानी। यहाँ पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली के साथ इसकी सीमा यहाँ लगती है। और इसके दक्षिण में देखें तो यहाँ ये अरब सागर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट 50 का रखते हैं। आप सभी के सहयोग से 50 लाइक हमें मिलेंगे। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है राजीव रंजन, विनीत अग्रवाल, दिनेश कौशिक, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? विनीत अग्रवाल को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। एसोचैम भारत का एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और इसे 1920 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय एसोचैम का। तो आज के वीडियो का अगला प्रश्न है कि सोकर आर्द्रभूमि परिसर को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में सोकर आर्द्रभूमि परिसर को शामिल किया गया और ये भारत का 42वां और लद्दाख का दूसरा आर्द्रभूमि बन गया है, जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। चिलिका झील भारत की पहली आर्द्रभूमि थी जिसे 1981 में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। इसी प्रकार देखें तो रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि है जिसे 1971 में विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। और कहाँ किया गया था? रामसर में किया गया था। रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ और उसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं उनको नामित किया गया। और इसी प्रकार देखें तो दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप था जो 1974 में नामित किया गया था। और भारत में पहला रामसर साइट चिलिका झील है जो 1981 में उसे नामित किया गया था। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है। ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। पर राजस्थान ने वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसके साथ ही राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना को केंद्र सरकार ने मई 2020 में शुरू किया था और इस योजना का उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी के लिए सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान करना है। जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा प्राप्त की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के अंतर्गत। और इसको कब शुरू किया गया था? मई 2020 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसी प्रकार देखें तो इसमें कौन से सुधारों के आधार पर राज्य को अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला राज्य घोषित किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि व्यापार सुविधाएं कितनी अच्छी है, बिजली क्षेत्र में सुधार क्या है, शहरी स्थानीय निकायों की क्या उपयोगिता है, उसके साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है। इन आधारों पर किसी भी राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत इस पर यह दर्जा दिया जाता है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नई पुस्तक कोविड सभ्यता का संकट और समाधान की लेखक कौन है। ऑप्शन है राजीव नायर, कैलाश सत्यार्थी, अरविंद घोष, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी।
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन, भारत के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस रक्षा विनिर्माण कंपनी को हाल ही में दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय से ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया है? ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन है आयुध मंत्रालय, भारत डायनेमिक्स, L&T डिफेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा L&T डिफेंस। लार्सन एंड ट्रूब्रो के रक्षा विनिर्माण समूह को रक्षा मंत्रालय ने ग्रीन चैनल का दर्जा प्रदान किया है और मार्च 2017 में रक्षा मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत ग्रीन चैनल नीति को प्रस्तुत किया गया था। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी फार्मा कंपनी ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी? ऑप्शन है कैंडिला हेल्थ केयर, फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रोस। तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी। वैक्सीन की यह फार्मा कंपनी दुनिया की पहली नेट जीरो फार्मा कंपनी है। नेट जीरो फार्मा कंपनी है। नेट जीरो को प्राप्त करने का अर्थ है कि सभी स्रोतों के प्रदूषण उत्सर्जन को शून्य करना, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। यानी कि यह अपने उत्पादक करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के ऐसे प्रदूषण को उत्सर्जित नहीं करेगी जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का निर्माता है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और वर्तमान CEO इसके अदर पूनावाला हैं। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? ऑप्शन है इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया और यह एक इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा इजराइल के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है और ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया, जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र स्थित है। मिस्र के साथ इसकी सीमा लगती है। यदि मानचित्र पर देखें तो लेबनान, यहाँ सीरिया के साथ जॉर्डन और इजिप्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके साथ ही फ़िलिस्तीन के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इसका मुख्यालय जेरूसलम में है और ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के साथ इसकी जलीय सीमा लगती है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तथा यहाँ की मुद्रा क्या है? शेकेल यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है IIT BHU, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा IIT BHU। IIT BHU में इसरो एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इसरो पर एक दृष्टि डालें तो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है इसरो और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया और इसके बाद 7 जून 1979 को भारत द्वारा इसका दूसरा उपग्रह छोड़ा गया इसरो द्वारा और इसका वजन
45 किलो था और पृथ्वी की कक्षा में भी इसे स्थापित किया गया सफलतापूर्वक। इसके साथ ही 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 से लॉन्च किया गया। तो हमने जो पहला अपना उपग्रह लॉन्च किया अपने भारत निर्मित यान से, वो था SLV-3। और कौन सा उपग्रह लॉन्च किया हमने? रोहिणी लॉन्च किया। पहला उपग्रह जो हमने लॉन्च किया था आर्यभट्ट, वो सोवियत संघ की सहायता से हमने लॉन्च किया था, जो कि 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया था। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2021 में G7 सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक दीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।